सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 162 रिलेटेड टू बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि a plane divides spaces into two halves. One half is covered with a homogeneous conducting medium, and physicists works in the other. They mark the outline of a square of side A on the plane and let the current I naught in and out of its neighboring current using the fine electrodes. Meanwhile, they measure the potential difference across the both corner. This is illustrated in the figure. How they can calculate the resistivity of the homogeneous medium using this data. सो मेनली क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि मेरे पास एक इस टाइप का मटेरियल है जो कि इनफाइनाइटली लार्ज है। ओके। और मुझे उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड के थ्रू ए से करंट आई नॉट अंदर भेजी और बी से करंट आई नॉट बाहर निकाली। फिर ये दो पॉइंट्स और हैं मेरे डी और सी, जिसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। तो मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, करंट आई नॉट अंदर गई और आई नॉट बाहर गई। तो अब मेरे को जो डाटा मिल रहा है, जैसे कि वी नॉट मेरे को रीडिंग पता है, आई नॉट करंट पता है और इसकी साइड लेंथ ए पता है। तो उन डाटा को यूज करते हुए इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी मुझे फाइंड आउट करनी। मुझे ये पता है कि ए के कंपैरेटिव में ये मटेरियल बहुत ही लार्ज है, तभी हम इसे इनफाइनाइटली लार्ज कह सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मैंने इधर रॉक का डायग्राम बना दिया। जस्ट अ सेकेंड। इसमें में ये रॉक बेसिकली इनफाइनाइटली लार्ज है, इसलिए मैं आगे डॉट डॉट से कंटिन्यू होता जाएगा। इस टाइप का मेरा मटेरियल है जिसमें ये चार पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, ए बी सी और डी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही कंसिडर कर रहे हैं कि करंट आई नॉट अंदर आ रही है, आई नॉट बी से बाहर जा भी रही है, बट अभी हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ यही केस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ए से करंट आई नॉट अंदर जा रही है ए पे, तो अगर ये केस में मुझे समझना है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइटली लार्ज मटेरियल है, तो करंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर एक डायरेक्शन में। तो करंट बेसिकली इस वे में मूव करेगी कि करंट इधर आई नॉट ऐसे आ गई इस मटेरियल के अंदर, और ये पूरा एक है ना हेमिस्फेरिकल रीजन मैंने दिखा दिया। ये जो हेमिस्फेरिकल रीजन है, जो कि आपको इधर फिगर में दिख रहा है, जो कि मैंने दिखाया, जस्ट अ सेकेंड। इस पूरे हेमिस्फेरिकल रीजन में करंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मैं इसे रेडियस, मैं क्या कह रहा हूँ कि करंट मुझे सपोज डिस्टेंस आर पे देखनी है, तो हर एक डायरेक्शन में इवनली जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज अगर आप मानोगे तो हर एक जगह पे इवनली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो इस पूरे हेमिस्फेरिकल रीजन में वो जाएगा करंट। तो करंट की डेंसिटी क्या हुई अगर आप यहाँ पे समझो, तो टोटल करंट तो आई नॉट है अपॉन इसका सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्क्वायर का होगा, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। सो अगर मैं डिस्टेंस आर पे करंट डेंसिटी यानी कि जे लिखूं, तो वो होगा आई नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। फिर वहीं अब मुझे ये भी एक इक्वेशन पता है कि जो एक्चुअल बेसिकली इक्वेशन थी ओम्स लॉ, एक्चुअल ओम्स लॉ, वो ये कहता है कि E इज इक्वल टू रो जे, जहां मैं रो को रेजिस्टिविटी कह रहा हूँ, ठीक है, और जे करंट डेंसिटी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेसिकली ये एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बेसिकली ओम्स लॉ है। फिर फर्दर मॉडिफाई करके उसे हम वी इक्वल टू आई आर भी लिखते हैं, बट
दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म। तो ये अगर मैं माइंड में रखूं और अभी कुछ देर के लिए डेंसिटी सपोज कर देता हूं रो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर पे होगा रो आई नॉट अपॉन 2 पाई r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, ये मुझे क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो आप सोचो, जो पोटेंशियल V है वो रो आई नॉट अपॉन 2 पाई r होगा। कैसे? देखो, ये कैसे आया उसको समझने के लिए एक तो ये है कि सपोज आप इसे इंटीग्रेट करो फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, रो आई नॉट अपॉन 2 पाई तो बाहर ही आ जाएगा, और 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r। इनफाइनाइट रखने पे आपको 0 मिलेगा, फिर आप दूसरा रखोगे तो माइनस माइनस प्लस बन के रो आई नॉट अपॉन 2 पाई r आ जाएगा पोटेंशियल, अगर मैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 अज्यूम करते हुए करूँ तो। वहीं दूसरा वे इसे समझने का ये है कि सपोज मेरे को चार्ज का एग्जांपल ले लूं, तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है, तो उसके कारण पोटेंशियल KQ/r आता है। तो वैसे ही मैं KQ इस पूरी क्वांटिटी को कह दूं, तो यहाँ पे भी वो KQ/r टाइप का आएगा। तो एक एनालॉगी से हम समझ सकते हैं या एक इंटीग्रल से, दोनों में कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं लग रहा। सो लाइक ये पार्ट तो बहुत ही क्लियर है। अब क्योंकि हमें ये पता है, तो लेकिन ये तो मुझे पता चला कि ये मैंने ढूंढा है सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में कि अगर करंट आई नॉट अंदर आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट आई नॉट अंदर आ रही है मैं यही मानूं तो। वैसे लेबलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। तो लाइक अगर मैं डी पे पोटेंशियल लिखने जाऊं तो वो होगा रो आई नॉट अपॉन 2 पाई और डिस्टेंस ए है, और पोटेंशियल एट सी हुआ रो आई नॉट अपॉन 2√2 पाई ए। ये दो इक्वेशन हुई बेसिकली पोटेंशियल की, वीडी और वीसी। लेकिन ये तो उसी केस में जब करंट आई नॉट अंदर जा रही है। अब सपोज मैं ये सिचुएशन की बजाय ये सिचुएशन अगर आप ले लो कि करंट आई नॉट बाहर आ रही है, इंस्टेड ऑफ करंट आई नॉट अंदर जा रही है, आप मान लो कि करंट आई नॉट बाहर आ रही है बी से, तो उस केस में ये डायग्राम इस टाइप का बन जाएगा कि करंट आई नॉट ऐसे बाहर आ रही है, तो उसके लिए ये पूरा एक हेमिस्फेरिकल सिमेट्री के कारण आप कह सकते हो कि इवनली करंट इस पूरे हेमिस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जस्ट अ सेकेंड, यस, और इस हेमिस्फेयर की सपोज रेडियस r है, तो हर एक जगह से इवनली करंट बाहर निकल रही होगी आई नॉट। तो उस वे में अगर आप यहाँ पे भी सिमिलर वे में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा -रो आई नॉट अपॉन 2 पाई r²। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है। ओके, तो डायरेक्शन में चेंज हुआ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, और वहीं करंट डेंसिटी भी लिखने जाए तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर करें तो। सो उस वे में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल है। तो अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल ढूंढने जाऊँ इस केस में, तो V इज इक्वल टू -रो आई नॉट अपॉन 2 पाई r के इक्वल। और अगर मैं ये माइंड में रखूं कि ठीक है बी से करंट आई नॉट बाहर निकल रही है, तो उस केस में VD और VC को मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। वैसे ये नेगेटिव क्यों आया? जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज के कारण -KQ/r² पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो पोटेंशियल -KQ/r आता है। तो एनालॉगी के थ्रू या इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, दोनों आप ही के चॉइस है। सो लाइक पोटेंशियल इस केस में ये आया, तो इस केस में मैं देखूं तो VD की वैल्यू आई -रो आई नॉट अपॉन 2 पाई √2a, और वहीं जो VC है उसकी वैल्यू आई रो आई नॉट अपॉन 2 पाई a। वैसे ये 2√2 मेरे को प्रॉपरली लिखते थे। हाँ, दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में आए हैं, और जो एक्चुअल में हो रहा है वो इन दोनों का बेसिकली सुपर पोजिशन है।
तो इधर भी मैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगाने की कोशिश करूं तो एक्चुअल में पोटेंशियल जो कि वी डी पे होगा वो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज का सम होगा। तो इन दोनों वैल्यूज का अगर आप सम करो तो आपको मिलेगा रो आई नॉट अपॉन 2 पाई ए और ब्रैकेट में आ गया 1 - 1 अपॉन √2 और वही मैं वी सी कैलकुलेट करने जाऊं यानी वी सी टोटल इन शॉर्ट। तो वी सी टोटल की वैल्यू आएगी रो आई नॉट अपॉन 2 पाई ए 1/√2 -1। अब बेसिकली जो डी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो हमें ये कहा है कि डी और सी के बीच में मैं वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल मेजर कर रहा हूँ तो मेरे को डी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो आइडिया होगा ही। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है वो वी नॉट के इक्वल है जो कि रीडिंग से मुझे पता चल जा रहा होगा। और ये वी नॉट बेसिकली देखे तो आया रो आई नॉट अपॉन पाई ए 1 - 1 अपॉन √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 -1 अपॉन √2। तो इस वे में अगर आप बेसिकली रो को इस साइड रखो क्योंकि रो ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपको नहीं पता है तो आपको मिलेगा पाई ए √2 अपॉन √2 - 1। वैसे 1/√2 - 1 को अगर आप रेशनलाइज कर दोगे तो √2 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये पूरी जो क्वांटिटी है इसको अभी आपको एक और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा दैट इज वी नॉट अपॉन आई। सो इससे जो आपको वैल्यू मिली है अगर आप इससे समझने की कोशिश करो तो आपको ये पता चलेगा कि रो यानी कि बेसिकली रेजिस्टिविटी मटेरियल की वो डिपेंड करेगी ए वी नॉट और आई नॉट पे। और अगर आप सोचो तो आप अगर एक रॉक ले लिया सपोज मैंने और मेरे को इस रॉक की रेजिस्टिविटी ढूंढनी है, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर रेजिस्टिविटी तो होगी। तो उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि बहुत ही स्मॉल लेंथ का ए एलिमेंट लूंगा जिसके सामने वो पूरा मटेरियल इनफाइनाइटली लार्ज होगा। तो तब मैं रो फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो मेरे को सपोज वी नॉट रीडिंग में नहीं और आई नॉट मैंने करंट डाली तो वी नॉट अपॉन आई नॉट का मैं रेशियो लूंगा और उसे फिर मैं इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे मेरे को रेजिस्टिविटी मिल सकती है। सो ये अप्रोच हुई या फिर इससे एक एक्सपेरिमेंट की तरह भी आप सोच सकते हो कि अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे आपको किसी भी जनरल मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके बाय एवरीवन। मेनली तो इस क्वेश्चन में वैसे मैं बता दूं तो सुपरपोजिशन का यूज ही था क्योंकि सुपरपोजिशन को यूज करते हुए हमने टोटल पोटेंशियल लिख दिया और टोटल पोटेंशियल एट डी और सी लिखा। और वैसे ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली में सिमिलर है वो हमारा जो प्रॉब्लम रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सुपरपोजिशन का नॉर्मल सा बेसिकली एक इनफाइनाइट ग्रिड में मैंने दो पॉइंट्स को बैटरी से कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट। ये भी उससे थोड़ा सा सिमिलर। उधर जैसे सुपरपोजिशन में लगाते हैं सभी जगह में I0/4 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 यहाँ पे भी उसी सिमिलर वे में क्वेश्चन हुआ है। आई होप आपको ये सोल्यूशन मजा आया होगा। ओके बाय एवरीवन।